हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की। चैप्टर यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चल रहा है, परमाणु की संरचना रिवाइज कर रहे हैं चूंकि यहाँ पर। तो आज के सेशन में भी कुछ प्रश्न उत्तरों पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। कुछ प्रश्न आपने लास्ट सेशन में देखे थे। चलिए, आज के सेशन का क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद एग्जांपल अटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। गिव एनी टू यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको चार टर्म दी गई हैं अलग अलग, जिनके बारे में आपको बताना है कि ये क्या होते हैं। जैसे अटॉमिक नंबर, परमाणु का क्रमांक जिसे कहते हैं। किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होता है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ओके। और अगर द्रव्यमान संख्या की बात की जाए तो उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। अगर वहीं आइसोटोप्स की बात करेंगे हम, समस्थानिक, तो ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु का क्रमांक समान होता है लेकिन उनके द्रव्यमान संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, तो उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। वहीं आइसोबार्स यानी समभारिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु का क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना। तो आइसोटोप्स के आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कोबाल्ट का एक आइसोटोप का आप देखते हैं जिसका कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। सो व्हाट इज अटोमिक नंबर? द अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज equal to the number of protons in the nucleus of its atom. Example, oxygen has 6 proton, hence atomic number is 6. Okay, तो क्या बोला मैंने? नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही किसी भी परमाणु का आपका क्या होता है? परमाणु का क्रमांक होता है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्या है आपका? मास नंबर। मास नंबर, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है उसी को मास नंबर यानी कि आपका द्रव्यमान संख्या या परमाणु का द्रव्यमान भी कहा जाता है, जिनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास नंबर। ठीक है ना। जैसे सपोज 6 आपके प्रोटॉन है वहां पर और 6 ही न्यूट्रॉन है, तो 12 उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। ओके। ऐसे तत्व के परमाणु हैं या तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें परमाणु का क्रमांक समान होता है लेकिन जो मास नंबर है वो भिन्न भिन्न है, तो उसी को क्या कहा जाता है? आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक कहा जाता है। आइसोबार्स आर द एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। समभारिक किसे कहा जाता है? जिसमें परमाणु का द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या जो होती है वो समान होती है लेकिन परमाणु का क्रमांक जो है वो भिन्न भिन्न होता है, तो उनको क्या कहा जाता है? आपका मास नंबर, उनको आइसोबार्स आपका कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, पहला क्या है आपका? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या। ओके। नेक्स्ट क्या है आपका? समस्थानिक। आइसोटोप्स, तत्व के वे परमाणु
जिनका परमाणु क्रमांक समान व द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ठीक है, और समभारित, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान व परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल जो यहाँ पर यूज बोला है ना आइसोटोप का, समस्थानिकों का उपयोग, वो आप खुद से देखेंगे क्या क्या उपयोग लिखवाए गए हैं और बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Na पॉजिटिव हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L shells, एक्सप्लेन। जो Na पॉजिटिव यानी सोडियम का जो धनायन है उसमें K और L शेल फुली फिल्ड है, यानी पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। इस चीज की आपने एक्सप्लेन करनी है या व्याख्या करनी है। ठीक है ना, Na पॉजिटिव में या सोडियम के धनायन में K व L पूर्ण भरे हैं, समझाइए। ठीक है, समझाइए, कैसे समझाएंगे आप देख, पहले यहाँ देख लीजिए। सोडियम जो है आपका उसमें होते हैं 11 प्रोटॉन। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 11 ही होते हैं। अगर आप 11 को भरते हैं तो क्या ये आपका नाभिक हो गया। पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और तीसरी कोश में क्या था 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो है सोडियम। और सोडियम ने क्या बनाया, Na पॉजिटिव बनाया है। Na पॉजिटिव का क्या मतलब है, Na पॉजिटिव का क्या मतलब है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन जब दान किया होगा तो तब इस पर 1 धनावेश आया, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो ये बन गया Na पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाह्यतम कोश में, चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था, कैसा था आपका स्ट्रक्चर, वो वितरण KLM 2 8 1 का इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब वो ये वाला इलेक्ट्रॉन हटा दिया है तो ये वाली कोश समाप्त हो गई, ये कोश हट जाएगी। अब कैसा हो जाएगा, ये नाभिक पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, K में 2 और L में, तो ये देखो ये फुली फिल्ड है ना, K में 2 ही आते हैं मैक्सिमम और L में कितने आते हैं, 8 ही आते हैं। तो आप बताएंगे कि चूंकि सोडियम जो आपका परमाणु है उस सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन, अगर आप 11 इलेक्ट्रॉनों का हम वितरण करते हैं तो K में 2, L में आपका 8 और M में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। जब सोडियम का परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो वो Na पॉजिटिव यानी सोडियम का धनावेशित आयन बनाता है, और उस केस में उसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और वो 10 इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो इस प्रकार से होता है कि K में 2 और L में आपका 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और चूंकि दोनों ही जो कोशे हैं उनकी क्षमता ही वही है, यानी कि K में आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और K में आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और L में 8 ही आ सकते हैं, तो वो फुल्ली फिल्ड होते हैं। इस प्रकार से हम उस सोडियम के धनावेशित आयन को देखते हैं। ठीक है ना, चलिए तो ये बना लिया होगा आपने, ये स्वयं से ही बना सकते हैं क्योंकि आपने ये, मैंने आपको पहले भी बताया, आयन के बारे में बताया था कि आयन कैसे बनते हैं, धनावेशित आयन किस प्रकार बनता है वो, और उसमें हमने सोडियम का ही एग्जाम्पल बहुत अच्छे से देखा था। ठीक है, चलिए सोडियम एटम Na हैज एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर Na KLM में आपका 2 8 1 का आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। सोडियम एटम loses 1 electron to become stable and form Na positive ion, hence it has completely filled K and L shell. Okay, क्लियर है, चलिए बताइए, बनाइए। Cl नेगेटिव के लिए करो,
Cl नेगेटिव में भी क्या कंप्लीटली फिल्ड आपको KLM शेल दिखती है? KLM 3 शेल होंगी और कंप्लीटली फिल्ड होंगी। बताइए किस प्रकार से होंगी वो? पहले Cl यानी कि जो क्लोरीन का परमाणु है उसमें बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है, उनका वितरण किस प्रकार से। और चलिए, तो Cl जैसे परमाणु की बात की मैंने, Cl में होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। K में आपका 2 ही आएंगे मैक्सिमम, L में मैक्सिमम 8 ही आएंगे, और M में आपका कितने 7 आते हैं। अब जब Cl नेगेटिव आयन बोला जाता है तो Cl क्या करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है ना, ग्रहण करके Cl नेगेटिव आयन बनाता है, ठीक है। तो जब उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो Cl नेगेटिव के पास अब कितने 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉनों का अगर आप वितरण देखें KLM में तो 2 8 8 का वितरण होता है, ठीक है ना। तो यानी कि KLM इस केस में तीनों ही फुली फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड शेल्स बोल सकते हैं आप, ऑर्बिट्स यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है वो बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको Cl नेगेटिव के रेफरेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है या इसका क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाउ डू यू नो दैट न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। देखो प्रश्न का नंबर बदल रहा है तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी बदलेगा, यानी कि अभी तक आप शॉर्ट आंसर टाइप देख रहे थे, अभी थोड़ा बड़ा प्रश्न आपका आएगा, इस प्रकार से चलेंगे। हाउ डू यू नो दैट न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। आपको कैसे पता चला कि नाभिक जो होता है वो परमाणु की तुलना में छोटा होता है, ठीक है ना। आप कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो, तो ये हम कहाँ से जानते हैं, रदरफोर्ड ने हमें समझाया था। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जब हम देखते हैं तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि परमाणु को कुछ किलोमीटर त्रिज्या का एक ग्राउंड समझ लीजिए और उसके सेंटर में अगर हम क्रिकेट की बॉल रखते हैं तो कुछ उतना नाभिक का आकार है और वो जो ग्राउंड का साइज है उतना कुछ परमाणु का आकार होगा। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक चीज का रेफरेंस लेके हमें परमाणु और नाभिक के आकार के बारे में बताया था। वहीं पर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली भी तो निकाला था ना, एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने क्या बोला, धनावेश बहुत छोटी जगह पे आप बोल सकते हैं एक्यूमुलेट है या बहुत कम स्थान घेरे हुए, और धनावेश यानी कि प्रोटॉन और प्रोटॉन का है सेंटर में, जिसको उन्होंने नाभिक बोला था, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको देखते हैं। सो रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट व्हेन अल्फा पार्टिकल वर बॉम्बार्डेड on a very high thin foil, on a very thin foil, they bounced back, but the number of alpha particles bouncing back got doubled when he doubled the thickness of gold foil, ठीक है ना। Then he concluded that the area of nucleus is very small in comparison to the total area of the atom. Okay? राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैनाल रेज। कैनाल रेज के आपको दो कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, तो पहले चार्ज की बात कर लो कि चार्ज कैसा है उनपे। द कैनाल रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द कैथोड रेज। दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, पहली पॉइंट क्या बोला उन्होंने कि जो कैनाल रेज होती हैं वो आपका जिस तरफ से कैथोड रेज चलती है ठीक उसके विपरीत चलती है, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, एंड दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जो कैनाल रेज हैं वो किससे मिलकर बनी हुई है या वो कैसी है, वो धनावेशित पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। ये क्वेश्चन जस्ट पहले किया आपने, तो 2 8 का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ phosphorus atom is 285, give the electronic configuration for इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p3 नेगेटिव आयन। चलिए, तो यहाँ पर 2 8 5 का तो आपको पहले से ही बताया गया है। क्या बोला है यहाँ पर K में, L में और M में जो P होगा उसके लिए 2 8 5 का वितरण है। तो P3 नेगेटिव में K L M में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, लिखिए जल्दी। चलिए, 3 नेगेटिव का मतलब क्या है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, ठीक है ना। तो 2 8 पहले से थे। अब आप इससे भी समझ सकते हो, जब बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 पूरे करने तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये इस प्रकार का विन्यास प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। तो 2 8 8 का कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P इज इक्वल टू 285, ये हमने बता दिया था।
P एटम गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म P3 निगेटिव, ठीक है ना, यानी फॉस्फोरस जो है वो 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके P3 निगेटिव आयन आपका बनाता है, इसलिए P3 नेगेटिव हैज कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू 2 8 और 5 प्लस 3, 5 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 3 और आ जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएंगे, ये वाला हो जाएगा, K में 2, L में 8 आपके और M में भी 8। ओके, चलो next the atomic number of aluminium and chlorine are 13 and 17 respectively. What will be the number of electrons in Al3 positive and Cl negative? ठीक है ना, एल्यूमिनियम में क्या बोला है 13 है, तो KLM में 2 8 3 का कॉन्फ़िगरेशन आपको किसका निकालना है, Al3 पॉजिटिव का, ठीक है ना। Cl में K आपका 17 होता है, तो KLM में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 8 7 का आएगा। Cl नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, Cl नेगेटिव का मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी आसानी से कर लोगे, बताओ। देखो सिंपल सी बात है, 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ठीक है ना, आपको पता है कि कम इलेक्ट्रॉन है तो उनको आसानी से निकालना इजी है। जब ये इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 3 पॉजिटिव लिखा है तो इसने 3 इलेक्ट्रॉनों का दान किया होगा, तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से 2 8 का हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार। इसका तो आपने पहले ही देख लिया था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो KLM में आपका 2 8 8 का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। सो atomic number of aluminium is equal to number of electrons is equal to 13, number of electrons in Al3 positive is equal to 13 minus 3, तो 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। what will be the number of electrons, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं तो 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए यहाँ पर, ठीक है। एंड एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 17, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Cl नेगेटिव, 17 इलेक्ट्रॉन पहले से, एक और ग्रहण करेगा, कितना आ जाएगा 18, 2 8 10 8 18, ठीक है ना। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, ये वाला मेथड इजी लगे तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज सीधे तो आपको पता ही है कि 13 इलेक्ट्रॉन है अगर इसके पास, Al के पास, तो 3 अगर दान कर दिए तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आए तो 10 ही रह गए। 17 है Cl के पास, अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो Cl नेगेटिव हुआ तो 18 हो जाएंगे। क्लियर, चलिए नोट करिए। चलिए, write down the electron distribution of chlorine atom, how many electrons are there in the L shell, write down the electron distribution of chlorine atom, क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है, how many electrons are there in the L shell, L shell में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अभी तो आपने देखा था 8 इलेक्ट्रॉन आए थे L में, है ना। सो द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Cl इज 287, 287 का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। 17 इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ पर है, K में 2 आएंगे, L में आपका 8 आएंगे और 7 आपके M में आएंगे। यहाँ पर पूछा है कि L में कितने होंगे, तो L में आपका 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। L शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, L शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो बेसिक से क्वेश्चन है, देखिए हर एक क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है आपको, एटॉमिक नंबर क्या है, जो एटॉमिक नंबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वही होंगे, अगर परमाणु आपका उदासीन है तो, ठीक है ना। उदासीन परमाणु में क्या बताया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। ओके, तो अगर प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु का क्रमांक आपको कहीं पर पता है परमाणु का, तो आपके लिए इजी हो जाता है किसी भी चीज को कैलकुलेट करना। तो बेसिकली आपको याद रखने हैं सभी, मैंने कहा था अप्रॉक्स 30 तक, लगभग 30 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को आप याद कर लीजिए कि किसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो आसानी से आप उनकी वैलेंसीज भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी बता सकते हैं, और अगर उनसे कोई आयन फॉर्म हो रहा है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या आप बता सकते हैं। Define valence electrons. Which electrons of an atom are involved in the chemical bond formation with other atoms? Define valence electron. Valence electron क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है, तो बाह्यतम कोश, संयोजी कोश का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। क्या कहा मैंने, बाह्यतम कोश जो होती है आउटर मोस्ट शेल जिसे कहते हैं, उसी को वैलेंस शेल भी कहा जाता है, यानी कि संयोजी कोश भी कहा जाता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। विच इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन विद अदर एटम, जब केमिकल बॉन्डिंग होती है एटम्स के बिटवीन द एटम्स, ठीक है ना, परमाणुओं के मध्य जब क्या होती है,
बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें कौन से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व होंगे, बताइए। तो आउटर मोस्ट के ही इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम और आयन आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम टेक पार्ट, और यही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन कब हो रहा है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस केस में केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो वो केमिकल बॉन्डिंग किसके बीच हो रही है, इलेक्ट्रॉन कोई कौन सा बाहर निकालेगा, जो सबसे बाह्यतम कोश में होगा। जैसे आपने बोला सोडियम में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, इसको उसने दान किया, तो ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन था ना, तो इसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। और यही संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका किसमें जाएगा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी यानी केमिकल बॉन्डिंग जब होगी तो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। समझ रहे हैं। अब दूसरा Cl की बात करें तो उसमें भी 3 ही शेल थी आपकी इस प्रकार से, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू वो बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि ये Cl क्या करता है, Na से इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा यहाँ, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से क्या हुआ, यहाँ पर बंध बना। मैंने कहा हम किसी से चीजें लेते हैं, उनको देते हैं, अपनी चीज को शेयर करते हैं, तो उससे एक बॉन्ड बनता है, एक रिलेशनशिप फॉर्म होता है, जैसे फ्रेंडशिप का, या वो इंसान हमें अच्छा लगने लगता है क्योंकि वो हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। तो एक बंध बन रहा है, उसी तरह से यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग हो रही है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है और ये वाला एटम उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो वो किसके कारण हो रही है, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, उनके कारण केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, तो वही उसमें इन्वॉल्व भी रहते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है ना। चलिए, वाई डू हीलियम नियॉन एंड आर्गन हैव अ जीरो वैलेंसी, हीलियम नियॉन और आर्गन में की शून्य संयोजकता क्यों है, ये आपको बताना। तो फुली फिल्ड आपको पता है इनकी आउटर मोस्ट शेल होगी, इसलिए इनकी जीरो वैलेंसी होती है। फुल्ली फिल्ड का मतलब क्या है, ऑक्टेट इनका भरा हुआ रहता है। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क में करके आएंगे। बाकी कोई आपका डाउट आएगा आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।